हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होना है उसके लिए यूपी पीसीएस के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पेपर कराए गए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो उसके क्रम में आप देखिए हमने 2015 से स्टार्ट किया था, अभी हम 2018 पे आ चुके हैं। अर्थात हमने 2015 का कैंसल्ड पेपर सॉल्व कराया, उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ उसको भी सॉल्व कराया, 2016 का भी पेपर सॉल्व कराया और 2017 का भी पेपर सॉल्व करा दिया। तो चार चार पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए। अभी हम जो सॉल्व कराने चल रहे हैं वो 2018 का पेपर है, जिसका जो एग्ज़ाम है वो 28/10/2018 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 वाले एग्ज़ाम में। और आई होप आपको जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। ये वीडियोस आपको डेली शाम को 6 बजे प्रीमियर अर्थात लाइव में मिल जाती हैं। तो आप लोग जैसे ही वीडियो आया करे वैसे ही देख लिया करिए। तो जो मतलब लोगों को शिकायत रहती है कि मतलब ऐड वगैरह आ रहे हैं, तो उन सब से आप बच जाएंगे। ठीक है, चलिए। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको लिंक जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला जो सेगमेंट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री से। और हमेशा ही आप देखेंगे कि जो जहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें पहला सेगमेंट एंशिएंट हिस्ट्री ही दिया रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो पहला टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं? ठीक, ऑप्शन देखिए। औदे, बोरी, लेख मतलब ये वैसे लखनिया नहीं लेखैया होता तो ठीक था, और बागोर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप देखिए हो जाएगा बागोर, यानी कि ऑप्शन सी। और ये बागोर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बागोर जो कि राजस्थान का है और आदमगढ़ जो कि एमपी का है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल के शुरुआत के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे वो कैसे थे? वो बहुत छोटे हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें कहा क्या जाता था? तो छोटे होने की वजह से इनको कहते थे माइक्रोलिथ। ठीक है, आगे देखिए। और यही काल मतलब कि यही कारण है कि इस टाइम पीरियड को माइक्रोलिथ एरा या माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। आगे देखिए, इस काल में मानव के जो अस्थि पंजर हैं इनका सबसे पहला जो अवशेष मिला है, सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो हमारे अपने उत्तर प्रदेश के, हमारे अपने मतलब जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महादहा नामक स्थान से मिला हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो मतलब कि माइक्रोलिथ काल का सबसे पहला मानव अस्थि पंजर मिला है वो कहाँ मिला है? तो चूंकि अपने यूपी में ही है तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और महादहा नामक स्थान से मिला हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं? तो भाई यूपी में जो है आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपको जाननी ही चाहिए। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा। तो देखिए कालीबंगा नहीं है, ये तो अपने राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान। तो पहला वाला ऑप्शन जहाँ भी हो उसको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ भी है, ये एलिमिनेट हुआ, यहाँ भी है, तो दो तो एलिमिनेट हुई हो गए। ठीक है, आलमगीरपुर तो है ही, ये बात तो एकदम कंफर्म है कि जो आलमगीरपुर है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो ये अपने मतलब कि उत्तर प्रदेश का ही है, हिंडन नदी के तट पर। और आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे ईस्टर्न जो मतलब कि स्थल है वो भी माना जाता है आलमगीरपुर। ठीक है, कहाँ तो इस ये तो है, तीसरा वाला तो होना ही चाहिए। तो देखिए तीसरा वाला तो दोनों में दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं लोथल, और लोथल आप देखिए गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात। बहुत बड़ा इशू हो गया, ये लोथल जो है ना वो गुजरात में है। बचा हमारे पास हुलास, तो हुलास भी अपने यूपी का ही है और ये एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप देखिए आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों यूपी में है और तीसरा चौथा आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य जो है वो जाने रही है कि कालीबंगा कहाँ का है? तो ये कालीबंगा राजस्थान का है। ठीक है, लोथल गुजरात का है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर अपने यूपी में ही है और हड़प्पा सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट तट है। ठीक है, नहीं तट नहीं कहेंगे, ईस्टर्न मोस्ट स्थल है। ठीक है, और हुलास तो अपने यूपी का है ही। तो उत्तर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि तीसरा चौथा सही है। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है
कि विकल्प में दिए गए जो है ना उनमें 2 केंद्र आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों आपको यूपी में मिलेंगे, जबकि लोथल गो है मतलब लोथल जो है वो गुजरात का है और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का है, जबकि कालीबंगा ये आपको राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित मिल जाएगा। आलमगीरपुर के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, यूपी स्पेशल से संबंधित है, इसको बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। ये आपको मेरठ ज़िले में मिलेगा और कौन सी नदी के तट पर है ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, खोज कब की गई थी? तो 1958 में की गई थी। किसके द्वारा? तो भारत सेवक समाज के द्वारा। उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। कई बार ना एक साइड स्थल दे देते हैं, एक साइड खोज करता मतलब कि खुदाई कर्ता के नाम दे देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और जो हुलास है ये भी अपने यूपी का है और कहाँ पे है? तो सहारनपुर जिले में है, और सहारनपुर अपने उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहे हैं, और हाँ मैं सोच रही हूँ ना जो घटना चक्र आती है, घटना चक्र उसमें जो हिस्ट्री के नोट्स दिए हुए हैं मैं उनको शॉर्ट नोट में करके अपना मतलब कि अपनी हैंड राइटिंग में करवाऊँ। अगर आप लोग कहें तो फिर मैं उसको करवा सकती हूँ। पहले तो क्योंकि नहीं कहेंगे तो नहीं करवाएंगे। अब हमने पूछा था अपने ग्रुप में कि कौन कौन है जो चाहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं यूपी पीसीएस के, तो कई सारे लोगों ने उसमें हाँ कहा था कि हाँ करवाए जाएं। लेकिन जब देखने की बारी आती है तो फिर आप लोग पता नहीं कैसे सन्न मार जाते हैं, बोलते ही नहीं है कि हाँ हम रोज़ रोज़ देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ें नई नई किसी तरह का कोई नया इनिशिएटिव लिया जाए तो उसके लिए फिर आप लोग उसमें एक्टिव ही रहिए। एक्टिव रहिएगा तब तो फिर मज़ा आता है। तो वैसे ही अगर आप लोग चाहें कि जो घटना चक्र हिस्ट्री है उसमें जो मतलब कि नोट्स दिया रहता है उसको एकदम शॉर्ट नोट में करके आपके सामने लाया जाए तो हम उसको करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उसके जो नोट्स हैं वो मतलब नोट्स का मतलब है कि पूरी पूरी बुक की पीडीएफ हमारे पास है इस समय। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसको करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बुक मानी जाती है हमारी यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। और घटना चक्र जो है वो मतलब कि आपको इस वजह से भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके जो नोट्स हैं ना वो बहुत काम के रहते हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल उसी टाइप के नोट्स उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा तो फिर कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो वैदिक सभ्यता से है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। पहला क्या है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए वाजस्नेयी, मैत्रेयी, तैत्तिरीय या फिर काठक। तो ये हो जाएगा वाजस्नेयी। ठीक है, चलिए आगे देखिए और इसका जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लीजिए कि यजुर्वेद जो है ना वो एक कर्मकांडी वेद है। ठीक है, इसमें आपको विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का जो उल्लेख है वो मिलेगा। यह वेद अंशतः गद्य और पद्य दोनों में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो कौन सा वेद है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ टोटल 4 वेद हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसका संकलन 3500 ईसा पूर्व किया गया था। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए 4 वेद हैं, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए वो कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये है यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह 40 अध्यायों में विभाजित है और इसमें टोटल 1990 मंत्र जो है वो संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले जो मतलब पुरोहित हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे? अर्ध्वर्यु। ठीक है, और जो ऋग्वेद को करवाते थे उनको कहते थे होत्री। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, आगे देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है इसी को क्या कहते हैं? वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। इसकी शाखाएं कौन सी हैं? एक तो काण्व है, दूसरी है मध्यन्तिन। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहला कौन सा है? काठक संहिता, दूसरा है कपिस्थल संहिता, तीसरा है मैत्रायणी संहिता और चौथा है तैत्तिरीय संहिता। तो आप समझिए कि एक एक मतलब कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से तैयार हो गया है। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को अपने नोट्स में ना लिख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि मौर्य और मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो किस शासक के विषय में आपको जानकारी देता है। ऑप्शन देखिए खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन होने वाला है, तो ये हो जाएगा खारवेल। तो ठीक है, तो खारवेल से ही संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
तो आप देखिए कि जो कलिंग शासक खारवेल थे, इनके बारे में जानकारी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। सबसे पहली बात क्या आपको देखने को मिली कि जो खारवेल थे ना वो कहाँ के शासक थे, तो कलिंग के शासक थे। ठीक है, अभी जो वर्तमान में उड़ीसा है उसी का प्राचीन नाम कलिंग माना जाता है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 मील मतलब दूरी पे उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और ये खारवेल के इतिहास को जानने का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो माना जाता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से बना हुआ है। आपके पास जो है सूची 1 और सूची 2 दी गया है। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समय जो समकालीन नरेश थे और दूसरी साइड उनके राज्य दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए कि जो भी मतलब यूट्यूब पे टीचर्स आते हैं, बहुत फेमस टीचर्स, वो इसी तरह के क्वेश्चंस ला के करवा देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं कहते कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और लोगों को लगता है कि अरे यार क्या नया नया जानकारी टीचर दे रहे हैं, मतलब आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे रहिए तब तो आपको पता चले कि यूट्यूब पे जो फेमस टीचर्स हैं वो कैसा मतलब कि कर रहे हैं। वो भी यही सब करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नए क्वेश्चंस के रूप में कहते हैं कि बताओ भैया एकदम नया क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, क्योंकि आपने जो पहले 10 साल पहले के पेपर्स हैं उनको देखा ही नहीं है, तो आपको लगता है कि हाँ हाँ एकदम नया है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के जो समकालीन नरेश थे वो कहाँ से जो है संबंधित थे, वो आपको देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो है धनंजय का, दूसरे हैं नीलराज, तीसरे हैं उग्रसेन, चौथे हैं विष्णुगोपा। और शासन कहाँ का है, एक तो अवमुक्त है, दूसरा है कांची, तीसरा है कुस्तलपुर और चौथा है पालक का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मैच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए धनंजय, और जो धनंजय थे ना ये कुस्तलपुर के राजा थे, और किसके टाइम पीरियड में, समुद्रगुप्त के समय काल में। दूसरे हैं नीलराज, और नीलराज जो है ये अवमुक्त के शासक थे। वहीं उग्रसेन की यदि बात की जाए तो ये पलक्का के शासक थे, जबकि विष्णु गोपा जो है ये कहाँ के थे, तो ये थे कांची के शासक। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का आप देखिए हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो 31-42 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये सब आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। आपको पता है एक उत्तर प्रदेश में टीचर का एग्जाम हुआ था जूनियर एडिट नाम से, और जिसका अभी तक कोई मतलब कि 2021 के आसपास हुआ था, उसमें क्या हुआ क्या नहीं कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। तो आप देखिए उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपको यकीन नहीं होगा कि यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाले जो टीचर्स थे ना, मतलब जूनियर एडिट का एग्ज़ाम, लगभग सब ने इसका गलत उत्तर दिया था। और मैंने तो ये भी नोटिस किया था कि उस एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस और आरओ के ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आज से 7-8 साल पहले, उन्हीं को उन्होंने एज इट इज़ पूछ लिया था। इवन मतलब ये सब भी नहीं चेंज किया था कि जो है पहले पे अगर यहाँ पे सारनाथ दिया है तो दूसरे में वो मतलब कि पहले तीसरे वाले को उठा के पहले में रख देना, एज इट इज़ क्वेश्चन जैसे है वैसे उठा के पुट कर दो। ठीक है, चलिए, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ जो मतलब करवाए गए थे 2, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप देखिए इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा अयोध्या लेख से। ठीक है, तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो पुष्यमित्र शुंग, इनका जो समय है वो देख लीजिए 185 से 149 ईसा पूर्व। इनके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनका जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, यहाँ से मिलती है। जो किनके द्वारा बनवाया गया था, तो इनके जो राज्यपाल थे ना धनदेव, इनसे संबंधित है। और इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे संपन्न कराने का जो श्रेय है वो किनको जाता है, पतंजलि को। और जो पुष्यमित्र शुंग थे इनकी राजधानी कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र। वर्तमान का जो पटना है उसी का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हिस्ट्री वाले में थोड़ा मतलब कि एक्सप्लेनेशंस हो जाती हैं ज़्यादा, इसी वजह से ना हिस्ट्री जो मतलब कि किसी भी ईयर का हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहला वाला जो रहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को एक कथन कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो असरसर रीजन का क्वेश्चन है। कथन में आपसे कह रहे हैं कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सही बात है, सफल ना होते तो आज हमारी जो मतलब की स्थिति है हो सकता है कुछ और होती। फिर कह रहे हैं उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक बात है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है।
भारत पर जो तुर्की आक्रमण सफल हुए, इसका मेन कारण यही तो है कि उत्तर भारत में आप देखें राजनीति की एकता नहीं थी, लोग आपस में ही भिड़े हुए पड़े थे, तो उनको जो है एक एक करके तोड़ना बहुत इजी हो गया, एक एक करके हराना बहुत इजी हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन की जो व्याख्या है ना वो कारण के द्वारा कर रही जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में जो तुर्की आक्रमण है वो सफल हुए थे, इस वजह से कथन कारण सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम था वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से आया था? अरब से आया था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला तुर्की मुसलमान था वो कौन था? वो था सुबुक्तगीन, ठीक है। और इसी सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत उसका जो पुत्र है महमूद गजनवी, जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया, ठीक है। तो देख लीजिए 17 बार आक्रमण किया है भारत पे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और सोचिए कि 17 बार आक्रमण किया, तब भी लोगों को मतलब एक दो बार में ही आंख खुल जानी चाहिए थी कि बाहर से आ रहा है। हमारे जो आपसी मतलब कि मतभेद हैं उसको तो हम बाद में भी सुलझा सकते हैं, पहले बाहर वाले को भगाओ। नहीं, लोग आपस में ही पहले ही मरे जा रहे हैं, बाहर वाले आ रहे हैं तो बाहर वालों को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ, हमारा एकदम भारत है उसको लूट ले जाओ। पहले दरअसल राष्ट्र जैसी कोई मतलब कि मान्यता तो थी नहीं, राष्ट्र जैसी कोई भावना भी नहीं थी, सब अपने अपने क्षेत्र को बचाने में लगे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी कि कौन सा मंदिर कब बना है, फिर उसको आप क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए। ऑप्शन क्या है? बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोणचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोड़ा। ये जो सप्त पैगोड़ा मंदिर है ये कहाँ पे है? उड़ीसा का है, ठीक है। ये आपके पास इसका जो मतलब कि कूट है वो दिया हुआ है। चलिए देखिए अब इसका जो सही उत्तर है वो जाने रहिए, 4 3 1 2 हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो आपको एग्जैक्ट पता रहेगा ना कि कौन सी मंदिर कब बनी है, कौन सी शैली में बनी है और किसके द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखिए सप्त पैगोड़ा का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया। कौन से काल में बना है, तो ये आप देखिए मामल्ल शैली में बना है 640 से 674 मतलब कि 74 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरा देखिए महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वो कब बना, ये 674 से 800 ईस्वी के मध्य बना। किसके द्वारा, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनको राज सिंह भी कहा जाता था, इनके द्वारा। फिर देखिए बृहदेश्वर मंदिर 1004 से 1009 ईस्वी के मध्य बना, राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है गंगई कोणचोलपुरम मंदिर जो कि 1012 से 1044 के मध्य बना, किसके द्वारा बनवाया गया, राजेंद्र चोल के द्वारा, ठीक है। तो इनको सबको आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ऑप्शन देखिए श्रेणी, नगरम, नानादेशी या फिर मणिग्रामम। तो इसका देखिए नानादेशी और मणिग्रामम दोनों ही हो जाएगा। तो ना एग्जामिनर को खुद ही कंफ्यूजन रहता है कि क्या ऑप्शन दूं क्या ना दूं। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत की ये बात हो रही है, तो दक्षिण भारत में विदेश व्यापार से संबंधित जो संस्थाएं थी उनमें आपको नानादेशी और मणिग्रामम दोनों का ही उल्लेख मिल जाएगा और इसका आयोग के द्वारा उत्तर दोनों ही मान लिया गया है। अब देखिए मिडवल हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बन रहा है, दिल्ली संतलन। पहला क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, रॉन्ग बताना है हमें। और हमारे पास मस्जिद के नाम दिए हुए हैं और कब बन मतलब कि कहाँ पे है ये आपको दिया हुआ है सामने, तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अदीना मस्जिद कह रहे हैं मांडू में है, दूसरा कह रहे हैं लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर में, तीसरा कह रहे हैं दाखिल दरवाजा गौड़ में है, 3 दरवाजा कह रहे हैं अहमदाबाद में। तो आपको साफ साफ उत्तर दिख रहा है कि अदीना मस्जिद जो है ये आपको मांडू में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अदीना मस्जिद आपको कहाँ मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी अपने वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वहीं लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर में ही है, जौनपुर में मतलब है, जौनपुर को क्या कहा जाता है, सिराज हिंद। अपने उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो जौनपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है, 1000 के पार है। दाखिल दरवाजा देखिए तो गौंड में है, वहीं 3 दरवाजा की बात की जाए तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और ये जो अदीना मस्जिद है ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, जिसका निर्माण बंगाल के शासक किसने, तो सिकंदर शाह के टाइम पीरियड में 1360 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक। चलिए आगे देखिए। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। असर्सन में आपको दिया हुआ है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बात तो ठीक है, ठीक
ठीक है, तो ये सब तो हुआ था। दूसरा कह रहे हैं कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था इनके शौकीन थे, तो क्या समा ही कहा जाता था? हमारे पास जो मतलब कि कूट है वो देख लीजिए, वही घिसा पिटा सा कूट है, बस इसका उत्तर जाने रहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि व्याख्या कैसे कर ही सकता है? देखिए कह रहे हैं मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक बात है। फिर कह रहे हैं आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं के शौकीन थे जिन्हें समा कहा जाता था। तो जो आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं के शौकीन थे जिनको समा कहा जाता था, इसकी वजह से थोड़ी ना ये मध्यकाल में मतलब संगीत पर जो संस्कृत की पुस्तकें हैं उनका फारसी में अनुवाद किया गया, नहीं। जो लोग बाहर से आए उनको इंटरेस्ट हुआ कि चलो जो ये मतलब कि संगीत वगैरह है, जो भी पुस्तकें उनको मिली, वो लोग उसमें इंटरेस्टेड रहे कि क्या है बात आखिर, चलो इसको फारसी में जो है कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि एक साइड रियासत का नाम दिया है, दूसरी साइड शासक, और कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन क्या है? देवगिरी के शंकर देव, तो ये बात तो एकदम ठीक है। वारंगल के कह रहे हैं रामचंद्र देव, तो ये रामचंद्र देव मेरे ख्याल से वही हैं जिनके यहाँ से जो मतलब कि क्या रामतनु नाम था ना, जो संगीत के जो है मतलब जाने माने संगीतकार थे, अकबर के टाइम पीरियड में थे। रामतनु ही उनका कहा जाता था, कुछ और नाम से वो विख्यात हैं, अभी मुझे वो नाम, मियाँ उनका जो है मतलब कि अकबर के द्वारा दी गई उपाधि भी थी, तानसेन, याद आ गया मुझे अचानक से, तो मेरे ख्याल से वही ये रामचंद्र देव हैं। तो ये वारंगल के शासक नहीं थे, इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है, तो यही रॉन्ग है। होयसल के तो बीरबललाल ठीक है, मदुरा के वीर पांडा भी ठीक है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला रॉन्ग है। और चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो जो देवगिरी हैं ये कहाँ, मतलब देवगिरी के शासक थे कौन? शंकर देव, या इन्हीं को कहा जाता था रामचंद्र देव, ठीक है। वहीं वारंगल की बात करें तो प्रताप रुद्र देव हो जाएंगे। होयसल के वीर बल्लाल, मदुरा के जो थे वो कौन थे? वीर पांड्या। जो शंकर देव हैं ये राजा रामचंद्र देव के पुत्र थे, जो कि 1310 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मुगल एम्पायर से क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक सेकेंड, चलिए कुछ तो गलत हो रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। वारंगल के रामचंद्र देव, हाँ ठीक है, जब पता नहीं क्यों मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल एम्पायर से क्या बन रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो बताना है कि कौन सा। तो देखिए क्या है, कह रहे हैं ध्रुवदास, और सामने लिखा हुआ है भगत नामावली। दूसरे हैं नाभादास, भक्तमाल। तीसरा है रसखान, रसखान की रसिक प्रिया। और चौथा है उस्मान और चित्रावली, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बस यही सी वाला ही गलत हो जाएगा, ठीक है, कि रसखान की जो है वो रसिक प्रिया नहीं है, बाकी ध्रुवदास की भगत नामावली है, नाभादास की भक्तमाल है, ये रचनाएं हैं दरअसल। उस्मान की जो है वो चित्रावली है। तो आगे देखिए, जो ध्रुवदास हैं इनकी क्या है, ध्रुवदास की भगत नामावली है। उस्मान की जो है वो क्या है, चित्रावली। जबकि आप देखिए रसखान, रसखान की यहाँ पे क्या दिए थे, रसिक प्रिया, जबकि एग्जैक्ट रसखान की है कौन सी, वो है प्रेम वाटिका, ठीक है। तो रसखान की कौन सी है, प्रेम वाटिका है, और यही कारण है कि उसका उत्तर जो है वो रसखान जो है वो बन रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में जो चकला शब्द है उसका प्रयोग मतलब कि किस संस में किया गया है। ऑप्शन देखें, और पूरा का पूरा ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। चलिए, कह रहे हैं कि परगना के समानार्थी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार का भी समानार्थी नहीं था। सूबा और परगना के मध्य की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार का समानार्थी नहीं था, तो ये भी नहीं। अब देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। ओ सॉरी, नन ऑफ द एबव नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि जो चकला शब्द है ना, उसका मतलब कि जो यूज़ किया गया है, किस लिए किया गया है, तो सूबा और परगना के मध्य की जो क्षेत्रीय इकाई थी उसके लिए किया गया था, लेकिन ये सरकार का समानार्थी नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, डी मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि शाहजहां के टाइम पीरियड में सरकार, जिनको जिला कहा जाता था, और परगना के मध्य एक और इकाई का निर्माण किया गया, और इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था चकला, ठीक है। और इसी के अंतर्गत कुछ परगने भी आया करते थे, लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, कह रहे हैं कि दिल्ली में जो पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देखिए, हमीदा बानो बेगम। तो ये हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो अकबर की मम्मी थी, ठीक है। सलीमा सुल्तान, तो जो सलीमा सुल्तान है वो बैरम खां की पत्नी थी, आगे चल करके फिर मतलब अकबर की ही पत्नी बन जाती है, तो ये भी नहीं। जीजी अंगा कौन थी, तो जीजी अंगा जो है वो अबुल फजल की जो है मेरे ख्याल से मतलब की वाइफ थी। और महामंगा, तो महामंगा को देखिए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। महामंगा जो है इनकी दाई माँ थी, किसकी, अकबर की, ठीक है। अकबर की दाई माँ थी महामंगा, और इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है कि कब इनका निर्माण करवाया गया था, तो 1561 में। और ये कौन थी, तो चाहे दाई माँ कहिए चाहे संरक्षिका कहिए, इसका ये जो मंदिर मतलब सॉरी मस्जिद बनवाया गया था, इसके निर्माण में इनकी जो सहायता की है वो किसने की है, ये आप याद रख सकते हैं, सिहाबुद्दीन अहमद नामी मतलब अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देखिए, जो 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्जाम हुआ था, कब, 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें एज इट इज सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यही क्वेश्चन एज इट इज कहाँ पूछा गया था, तो ये पूछा गया था जूनियर एडिट जो उत्तर प्रदेश में टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये लोग हैं कौन, जो नाम आपके सामने रखे गए हैं, ये सारे के सारे नाम जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वीक सक्सेसर्स आते हैं, यानी कि जो मुगलों के मतलब कि फिसड्डी ऐसे शासक जो मतलब किसी काम के नहीं थे, जिन्होंने मुगल को एकदम बर्बाद करके रखा, उनके नाम दिए हुए हैं। और इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाया कि उस बर्बादी का जो नमूना है, सब मतलब पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें जो है सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है जहांदर शाह। और बी सबसे पहले कहाँ पे है, केवल एक में दिया गया है। तो अगर आपको ये पता होता कि जहांदर शाह पहले आएगा तो इसका उत्तर आप आराम से निकाल ले जाते। तो सबसे पहले आएगा जहांदर शाह, उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आएगा अहमद शाह, फिर आएगा आलमगीर, ठीक है। तो इसको आप जहांदर शाह JMAA करके याद रख लीजिए, ठीक है, जमा करके, ठीक है, JMAA अर्थात जमा, ठीक है। चलिए, और ये देखिए कौन है, सबका नाम यहाँ पे दिया गया है। 1707 में आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हुई, और उसके बाद फिर ये सारे लोग अपना आना जाना स्टार्ट किए। तो जहांदर शाह 1712 से 13 में रहा, फिर मोहम्मद शाह देखिए 1719 से 48, वहीं अहमद शाह की बात करें 1748 से 54, और आलमगीर द्वितीय जो है ये 1754 से 1700 मतलब कि 59 के टाइम पीरियड में। और ये वही है आलमगीर द्वितीय जो मतलब कि बक्सर के सॉरी बक्सर नहीं, क्या कहते हैं, प्लासी के युद्ध के समय यही रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन बना हुआ है कहीं कि प्लासी के युद्ध के दौरान मुगलों का शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आलमगीर द्वितीय, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है और इसका टाइम देखिए 1754 से 1759 है, ठीक है। तो घटनाओं को जो है मतलब कोरिलेट करके शासकों के नाम पूछे जाते हैं, इस वजह से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो मराठा वंश से बना हुआ है। कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये लोग क्या लिया करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो इनके द्वारा ये लगाए गए कर थे। तो जो मतलब कि सुरक्षा के नाम पे लिया जा रहा था वो था चौथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए बहुत भयानक सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो देख लीजिए। तो भूमि कर के अतिरिक्त आप देखिए तो शिवाजी की आय का एक जो अन्य सोर्स था वो क्या था, वो था चौथ नामक टैक्स, ठीक है। तो करवा चौथ मत समझ लीजिएगा, ये चौथ एक टैक्स है। किससे लिया जाता था, तो जो पड़ोसी राज्य थे उनसे वसूल किया जाता था। और इसकी मात्रा राज्य की आय की कितनी हुआ करती थी, 1/4 होती थी। यही कारण है कि इसका नाम चौथ था। और इस टैक्स के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। मतलब शिवाजी खुद ही लूटपाट करेंगे अगर आप चौथ नहीं देंगे तो। आगे देखिए, जबकि जो सरदेशमुखी है ये भी इन्हीं के द्वारा लिया जाता था टैक्स। और ये किनसे लिया जाता था, तो पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। और कितना लिया जाता था, तो उस प्रदेश की भूमि का 1/10वां हिस्सा यानी 10% जो भाग है वो लिया जाता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1857 का विद्रोह और 19वीं शताब्दी के जन आंदोलन से क्वेश्चन बना हुआ है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसी वजह से इजी हो गया है। तो देखिए संभलपुर से सुरेंद्र शाही के द्वारा नेतृत्व किया गया। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन से नेता कहाँ से थे वही पूछ रहे हैं। गंजाम से जो है राधा कृष्ण दंड सेना है, कश्मीर से हो जाएंगे गुलाब सिंह, और लखनऊ से कह रहे हैं लियाकत अली। तो लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लखनऊ से कौन थी, तो ये थी बेगम हजरत महल, ठीक है। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बिहार से कौन थे, क्योंकि बहुत फेमस है। सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति और निम्न जाति तथा मजदूर संघ और किसान आंदोलन से जो क्वेश्चन बना है उसको देखिए। संथाल कह रहे हैं कि जो विद्रोह हुआ था वो 1855 में हुआ था, एकदम ठीक बात है। कोल 1831 में हुआ था, ये भी ठीक बात है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, खासी, और खासी को कह रहे हैं 1829, और नेक्स्ट है अहोम 1815, ठीक है। तो बस यही अहोम वाला गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। अहोम का जो विद्रोह है वो कब हुआ था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये हुआ था अहोम वाला 1828 में। कब हुआ था, 1828 में, ठीक है। चलिए कुछ ट्रीटी जो है जो हुई हैं वो देख लीजिए, यानी कि मेजर इंस्टीट्यूट्स ट्रीटी कमीशन एक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है, हमेशा ही पूछा जाता है। इसमें ना मुझे सबसे ज़्यादा जो मतलब कि अच्छे से याद है वो है वुड का घोषणा पत्र। यही, ये ईमानदारी से बताऊँ तो यही एक अच्छे से याद ही है। और ये कब का है, ये है 1854 का, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र जो है ये कब आया था, 1854 में आया था। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट इसका उत्तर ही देख लेंगे। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि सी सबसे पहले आएगा, और मुझे बस यही वाला याद भी था। और उसके बाद जो है ये हो जाएगा हंटर कमीशन, हंटर कमीशन के बाद हो जाएगा सेटलर आयोग, और फिर हो जाएगा सार्जेंट योजना। तो चलिए इसका ईयर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं। तो वुड का जो घोषणा पत्र है वो 1854 में आया था, और ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। जब मैंने मतलब कि वो किया हुआ है डीएलएड, तो डीएलएड में ही इसको पहली बार मैंने पढ़ा हुआ था, वहीं पे इसके बारे में जो है जानने को मिला था, ठीक है। हंटर आयोग देखिए 1882 में आया। वहीं सेडलर आयोग की बात करें तो ये 1917 यानी 1917 में आया। 1917 में और क्या हुआ था, चंपारण का जो आंदोलन है, आपको याद है कि नहीं, 1917 में चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया। तो इससे थोड़ा को रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि 1854 में वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग आया 1882 में, सेडलर आयोग 1917 में, और 1917 की एक और घटना मैंने बता दी आपको। वहीं सार्जेंट योजना की बात करें तो ये है 1944, और 1944 की एक और घटना याद रख सकते हैं, वो है राजा जी योजना, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे, बस असरसन रीजन का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को मतलब प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कारण क्या था कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। और आपके पास जो कूट वगैरह है वो आपको दिया गया है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अर्थात कथन ठीक है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति दी थी वो वापस ले ली थी, ये बात तो ठीक है। कह रहे हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो रीज़न है ना वो मतलब असरसन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि पढ़ के ही देखिए कि 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार है उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। क्या इस वजह से मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति दी थी वो वापस ले ली थी? नहीं, विरोधाभास है दोनों। तो वैसे ही आप इसको ये क्वेश्चन जो है कर सकते थे, ठीक है। तो कथन ठीक है, कारण ठीक है, बस व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। कब की बात है, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ना ये बहुत पूछा जाता है। आरओ ने इस बार भी पूछा हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था। कब आने का मतलब है उन्होंने क्रोनोलॉजी में 4 घटनाएं दी थी, आपको उसको टिक करना था, सही मतलब कि क्रम में लगाना था। चलिए तो आप देखिए कि 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन है वो आया, ठीक है। इसमें आपको 3 जो सदस्य हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पैथिक लॉरेंस, मैंने इसको याद करके रखा हुआ है PAS करके, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर जो है और एक लोग और थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ऐसे पी से हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएंगे अलेक्जेंडर, और एस से हो जाएंगे एस से हो जाएंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ये 3 लोग कैबिनेट मिशन प्लान से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 24 मार्च 1946 में आया था। आगे देखिए, प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। आगे चल करके उन्होंने अपनी स्वीकृति वापस ले ली, और 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की स्टार्टिंग की, ठीक है। और ये सीधी
प्रतिनिधि कार्यवाही दिवस को भी क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। आगे देखिए, पहला कथन ठीक है और कारण भी ठीक है। यहाँ पे 24 अगस्त 1946 में जो नेहरू जी थे, इनके नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है वो की जाती है, जिसमें कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। और 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। और ये जो 5 प्रतिनिधि हैं ना, ये आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। लूसेंट में दिए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो शायद लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि या दिए हुए हैं, मैंने बहुत पहले देखा था कहीं पे। शायद लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ उसमें दिए हुए हैं। लूसेंट में तो दिए हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं, इनका नाम देख लीजिएगा, लूसेंट में है। और लीग का जो अंतरिम सरकार में शामिल होना, ये सरकार के साथ सहयोग का सूचक ना होकर के पाकिस्तान की जो उनकी मांग थी ना, उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो ये भी हॉट टॉपिक रहा है, एक टाइम पे हॉट क्वेश्चन रहा है, वो भी पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है, हो सकता है आगे पूछ लें स्टेटमेंट में। तो ये हो जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर जी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने 1899 में, कब, 1899 में स्थापित जो मित्र मेला नामक संस्था थी ना, इसी को आगे में जा करके क्या नाम दे दिया, अभिनव भारत समाज। आगे देखिए, अभिनव भारत समाज की जो मतलब कि ब्रांचेस थी, वो आपको महाराष्ट्र साथ में मध्य प्रांत के जो कई इलाके हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस संस्था के मुख्य सदस्य कौन थे, तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, जिनका नाम क्या था, जैक्सन, इनकी हत्या कर दी। और जो वारिंद्र कुमार घोष हैं, उन्होंने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था, और साथ में 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। इन सबको आप याद रखिए क्रोनोलॉजी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे हैं निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कह करके उपहास किया था। तो ये क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था, जो मैंने अभी आपको बताया जूनियर एडिट के एग्जाम में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डफरिन। और इस बार क्वेश्चन जो है आरओ में क्या पूछा गया था कि जिस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1885 में, किसके द्वारा हुई थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। कहीं क्वेश्चन पूछा गया था किसे स्वयं शिमला का सन्यासी कहा जाता है, तो ये ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। तो ये जो ए.ओ. ह्यूम थे ना, इनके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो उस टाइम पे कौन वायसराय थे भारत के, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आरओ जो उस दिन हुआ था 27 जुलाई को। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन था, यही डफरिन था। कई सारे टीचर मतलब जो कोचिंग वाले हैं, उन्होंने इसका उत्तर भी गलत बता दिया था, पता नहीं कैसे, मतलब नशे में पेपर सॉल्व कराए थे क्या वो लोग। फिलहाल के लिए देख लीजिए कि जो डफरिन है, उसके द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेस है ना, वो अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। चलिए आगे देखिए, और इसके पहले जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो डफरिन है, ये 1884 में रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर के आता है। 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय रहा और गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, डफरिन के टाइम पीरियड की जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट घटना है वो क्या है, 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अब अधिवेशन ही थोड़ी ना हुआ है, इसी के टाइम में उसका जो है मतलब कि गठन भी तो हुआ है, और इसी जो है कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए इसने इस तरह की बातें कही थी। चलिए 23 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट से। ठीक है, तो यही सारी बातों को नज़र में रखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग घटना चक्र के जो हिस्ट्री के नोट्स हैं उनको एकदम शॉर्ट में करके जो है देख लेंगे। ठीक है, उसमें आपको कुछ छूटेगा नहीं, बस मैं शॉर्ट नोट्स बना करके उसमें आपको चीज़ों को समझा दिया करूँगी। आगे देखिए, भूगोल से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जोग, कुंचिकल, राकिम कुंड या फिर कुएवटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल है, 455 मीटर ऊंचाई पर। कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है। जबकि जोंग जो है, ये देखिए ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। कौन सी नदी पे, तो ये है शरावती नदी पे, 255 मीटर ऊंचा है। और इसे ही क्या कहते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं भारत में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो ये भी बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन हो गया, वनडे एग्जाम्स ने इसको एकदम चार्ट रखा है। तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है। क्रम से आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो लंबी है वो गुजरात की है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन केरल।
ठीक है। तो 4 जो है आपको याद रखना है। और अगर द्वीपों के साथ बात करें, यानी कि जो हमारे द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जो तटरेखा लंबी है वो किसकी है, वो अंडमान निकोबार की है। और यदि स्टेट्स की बात करें तो केवल स्टेट्स में जो आएगा वो आ जाएगा अपना गुजरात, सर्वाधिक तटरेखा वाला स्टेट, ठीक है। चलिए, टोटल भारत देश में 9 राज्य हैं जिनकी रेखा, मतलब कि जिनकी सीमा जो है वो तट से लगती है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है, ये आपको बताना है। तो प्लियोशीन या फिर पैलियोशीन या प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव या फिर ओलिगोशीन। तो अगर कुछ ना आ रहा हो, मतलब केवल और केवल तुक्का लगाना हो, तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन हो उस पर जा सकते हैं आप। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, यानी कि जो हमारे ये वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ से कौन सी नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन देखिए, गोदावरी, तापी, कावेरी या फिर कबाम। तो ये तो कबाम वाली नदी का तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तापी, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ताप्ती, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से निकलती है, तो जो ताप्ती नदी है ये देखिए एमपी के मुल्ताई नामक स्थान के पास से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा रेंज से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, अरेबियन सी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है ये पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर, यानी कि महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। कई बार पूछा गया है गोदावरी नदी का, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना मुहाना बनाती है। वहीं अगर हम कावेरी की बात करें तो ये कर्नाटका की जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जो मुहाना है वो बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची 1 के जो है ना कुल मिलाकर के मैच करिए और फिर उसके बाद जो कूट है उसके माध्यम से उसका उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए सबसे ऊंची चोटी वाला है, ठीक है। मतलब कि स्टेट का नाम दिया गया है और कह रहे हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहले तो केरल वाली ही देख लीजिए, क्योंकि केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वही प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर नहीं, पहले इसको मैच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए केरला का है अनाईमुडी, इसी को कहते हैं अन्नामुडी, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ गया, ये है तमिलनाडु की है डोडा बेटा, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की। नागालैंड की क्या हो जाएगी, तो ये है सरामती। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो ये हो जाएगा नंदा देवी। तो चलिए इसको मैच करेंगे, ए का हो जाएगा 3, बी का देखिए क्या है, तो बी का हो जाएगा 4, वहीं सी का देखिए 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि 34 21 कहाँ पे है, कूट में देखिए 34 21 सी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, इन सबको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हमको पता चल जाएंगे, क्योंकि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 50 क्वेश्चन अगर आप डेली रूटीन में इसको शामिल करते हैं ना तो फिर आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किससे संबंधित है। अब तो भाई ये तो कोपेन का है, ठीक है। तो कोपेन का वो जो जलवायु वर्गीकरण है, किसको किसको उसको पढ़ने में मजा आती है, मतलब सबसे घटिया सेक्शन मुझे वही लगता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। लेकिन इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण किया है वो किस पे किया है, तो ये मतलब कि वनस्पति से ही किया हुआ है। तो इस वजह से इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। और अब देखिए 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना उसमें बताया गया है ये सब। तो जो वनस्पति है वो जलवायु का सही सूचक है, ये बात जो है वो कोपेन से संबंधित है। कोपेन ने जो है जलवायु वर्गीकरण कब किया था, 1900 में, और ठीक है वनस्पति को इन्होंने आधार माना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मिट्टियों से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो सकता है भला। देखिए कह रहे हैं काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, ठीक बात है, रेगुर भी कहते हैं, काली कपाशी भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही बात है, एकदम मेच्योर सॉइल होती है। तीसरा कह रहे हैं कि जो काली मिट्टी है इसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये बात भी ठीक है। कह रहे हैं कि ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, सरासर गलत बात है, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, मतलब दक्षिण भारत में ये आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो काली मिट्टी है जिसको रेगुर या काली कपाशी मृदा कहते हैं, ये मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी होती है। इसका विस्तार आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और एमपी के क्षेत्रों में मिलेगा और ये हिमालय क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और इस मिट्टी में आप देखिए तो नमी धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। तो मिट्टी से कौन सा मतलब संबंधित है, इडेफिक, क्लाइमेटिक या फिर बायोटिक या टोपोग्राफी। तो ये आप देखिए टोपोग्राफी और इडेफिक, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब मुझे बहुत हुआ करता था सीरियसली। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा इडेफिक, ठीक है। तो आप देखिए जो इडेफिक है ये मिट्टी से संबंधित है, क्लाइमेटिक जो है ये मौसम या जलवायु से संबंधित है। वहीं यदि हम कहें कि जो बायोटिक है वो किससे संबंधित है, तो ये जैविक घटक में पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी मतलब जीव जंतुओं से सम्मिलित है। और टोपोग्राफी तो ये ग्रह विज्ञान की शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी पहले। अभी तो कई बार देख लिया है, कई बार मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, इस वजह से अभी मुझे इसका कंफ्यूजन खत्म हो गया। यहाँ देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राज्य है जो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये भैया हो जाएगा अपना केरला, ठीक है, ऑप्शन सी। और अभी तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसके पहले जो एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आती है उसको देख के जाइएगा, क्योंकि हमने देखा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि कौन सा स्टेट जो है किसके उत्पादन में टॉप पे है। तो उसमें ना जो पहले की बुक्स थी उसमें तेलंगाना को बता रहे थे कि चावल के उत्पादन में वो टॉप पे है, जबकि जब नया नया आंकड़ा निकल के आया था तो उसमें ये कंफर्म हो गया था कि यूपी जो है वो चावल के उत्पादन में टॉप पे है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम ये गलत है, मतलब तेलंगाना ही टॉप पे है। तो नहीं, चीज़ें जो है अपडेट जब हो जाती हैं ना, तो जो बुक पहले से ही आपने पढ़ रखी है उस बुक में थोड़े ना तुरंत अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो नया आंकड़ा आया है वो तो अपडेट हो जाता है। तो इस वजह से जब भी आप पेपर देने जाएं तो उसके पहले इन आंकड़ों को एक बार खुद से नए सिरे से देख लेना चाहिए। तो इलायची का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो देखिए केरल के अलप्पुझा, और काली मिर्च का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो केरल के ही इडुक्की जिले में होता है। और केरल जो है वैसे भी मसालों के लिए जाना जाता है, मसालों का ही वो मतलब कि हब माना जाता है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन बना है, क्या कह रहे हैं वैश्विक गाँव की संकल्पना का जो विकास है वो किस पर आधारित है, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, या फिर तीसरा है हमारा परिवहन और संचार का विकास, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो बस इसमें सोचना ही क्या है, परिवहन और संचार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में पहले पायदान पे है। तो ये तो महाराष्ट्र है, एमपी नहीं, महाराष्ट्र। जैसे अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाईएस्ट जीडीपी है अपने भारत देश में वो कौन से स्टेट की है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन है यहाँ भी है। अब ये महाराष्ट्र अभी जीडीपी का यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, सड़कों के मामले में कौन है, तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर से बना है कि निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वेडोर या फिर चिली। तो पंपास, इसके लिए ना मुझे एक छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं कि अर्जेंट में टीना को पंप दो, अर्थात अर्जेंटीना में क्या है, पंपास पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्थात समझ लीजिए कि जो टीना है ना उसको, वो जो दम घोटू टाइप की बीमारी होती है जिसमें मतलब कि पंप से जो भी लोग करते हैं वो हो गया है। तो क्या करिए, अर्जेंट में टीना को क्या दीजिए, टीना जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको पंप दीजिए, ठीक है। तो अर्जेंटीना में कौन सा मिल जाता है घास स्थल, पंपास। चलिए आगे देखिए, कुछ जो है शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो आपको दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। पंपास जो है ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, तभी हमने देखा कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना में मिल रहा है। वहीं सवाना की यदि हम बात करें तो ये अफ्रीका का है, लानोस देखिए वेनेजुएला का है, पार्कलैंड ये दक्षिण अफ्रीका का है, स्टेपीज ये आपको मिल जाएगा यूरेशिया में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पहले ये क्वेश्चन खूब बनता था, अभी 2 साल से ही नहीं बन रहा है। और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक साइड हम डिजर्ट का नाम दिए हैं, दूसरे साइड मतलब कंट्री का नाम दिए हैं। चलो आप मैच करो, तो चलिए हम लोग मैच कर लेंगे। सोनोरन कह रहे हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दरअसल, तो पहला तो ठीक है, ठीक है, ये लोग मैच करके दिए हैं, बताइए कौन सा गलत है, बस ये करना है। तकलम मकान कहाँ का है, तो चाइना का है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान का, ठीक है। गिब्सन देखो कह रहे हैं ब्राज़ील का है, तो ब्राज़ील का गिब्सन ना हो करके ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का है गिब्सन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो गिब्सन है, गिब्सन तो है ही ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे आपको और बहुत सारे डिजर्ट मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। जैसे गिब्सन के साथ साथ आप देखिए विक्टोरिया भी तो वहीं का है, और भी कई सारे हैं, अभी मुझे बस यही याद आ रहा है विक्टोरिया वाला ही, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। उनके जो 6 प्रांत हैं उनकी राजधानी हो गई, वहाँ के जो मतलब कि क्या बोलते हैं रेगिस्तान वगैरह हैं, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा देख लीजिएगा। जलमंडल से देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मिसिसिपी, मिसौरी जहाँ होगा वही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला।
तो पक्षी के पंजे की आकृति का जो डेल्टा है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। और मिसिसिपी नदी का डेल्टा जो है ये इसका एग्जाम्पल मतलब बन जाता है कहाँ की है नदी, तो अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की लंबाई देखिए तो 3730 मील है। और ये नदी इटाशका नामक झील से निकल के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैक्सिको और यूएस के मध्य जो सीमा रेखा बनाने वाली नदी है उसका नाम क्या है। 2023 यूपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि मैक्सिको और यूएस के मध्य बाउंड्री बनाने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन देखिए, जापान, यूएस, चिली या फिर चाइना। तो ये हो जाएगा चाइल, कुछ लोग इसको फैशन में चाइल कहते हैं, चिली ही पढ़िए आप तो ठीक है। तो सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन चिली करता है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और पैसिफिक ओशन के मध्य लंबाई में स्थित एक छोटा सा देश है चिली। वो मिर्च के आकार का है भी चिली, आप उसको देखिए तो जो दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका मतलब कि कॉन्टिनेंट है ना, उसके पश्चिमी क्षेत्र में आपको एकदम लंबा सा मिल जाएगा ऐसे चिली। ठीक है, अर्जेंटीना से सटा हुआ है। और इस देश की सीमा जो है वो पैसिफिक ओशन से लगती है। और आयोडीन के उत्पादन में ये मतलब कि टॉप पे चल रहा है। हालांकि जब नया नया आंकड़ा आता है तो आप देख लीजिएगा। मानव भूगोल और मानव चित्रावली से जो है वो क्या बन रहा है, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक। तो कॉफ़ी का तो भाई पूछा ही जाता है, अभी भी देखिए इस साल भी पूछा गया है आरओ में भी कि कॉफ़ी में कौन है जो मतलब कि कॉफ़ी का उत्पादक नहीं है, तो वो कौन था, कजाकिस्तान था शायद ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 के आंकड़े के हिसाब से बताना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो देखिए कोलंबिया, वियतनाम, ब्राज़ील और इंडोनेशिया हो जाएगा। तो अभी भी आप देखिए ब्राज़ील जो है वो टॉप पे है। ठीक है, तो ब्राज़ील तो टॉप पे पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अन्य जो हैं उनके आंकड़े चेंज हो सकते हैं। तो इस 2016 के आंकड़ों के हिसाब से इसका उत्तर आप जाने रहेंगे, लेकिन नया आंकड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील टॉप पे, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और जनसंख्या तथा नगरीकरण, तो आपने देखा कि नहीं, जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चंस खूब बना है आरो में। क्या कह रहे हैं, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी है उसमें कितनी कमी आई है। तो हमने उसने बताया था ना कि जो स्वेज नहर है वो दो सागरों के मध्य है। कौन से हैं, एक तो भूला करके मैंने याद रखा हुआ है, एक है भूमध्य सागर, भू से हो जाएगा भूमध्य सागर, ला से हो जाएगा लाल सागर। तो इसके मध्य जो है वो कौन है, वो है स्वेज नहर। ठीक है, तो जब सुएज नहर बन गई तो उसके पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की जो सामुद्रिक दूरी है उसमें जो है 7000 से ज़्यादा की जो किलोमीटर की कमी है वो आई हुई है। ठीक है, तो सुएज नहर के बारे में थोड़ा बहुत जानना बनता भी है। सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत के मुंबई और यूरोप के लिवरपूल की जो दूरी है ना वो 7250 किलोमीटर कम हो गई। इसका नज़दीकी उत्तर भी माना गया था। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर है। इसका जो मतलब कि निर्माण है ना वो 1859 में फ्रांस के इंजीनियर थे जिनका नाम क्या था, फर्डिनेंड, इन्हीं की देख रेख में हुआ था। ठीक है, अभी इस पे किसका जो है कब्जा, मतलब कि इससे जो टैक्स वगैरह है उसको किसको मिलता है, तो मिस्र को मिलता है। किसको मिलता है, मिस्र को। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में किसका परिणाम है। ऑप्शन देखिए, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रवजन या विवाह। मेरे ख्याल से तो हर चीज़ हो जाना चाहिए चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर जानिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ए और बी। ठीक है, तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है उसमें अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का जो है वो परिणाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन कि जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर एक वर्ष में अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अशोधित जन्म दर किसी वर्ग विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या और उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ये वाला क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था। मैंने बताया था कि हरियाणा जो है ना वो फिसलती है। अभी तो हरियाणा में ये कांड भी हुआ था, वो राधिका वाला कांड आप लोगों ने देखा। तो हरियाणा में तो वैसे भी लड़कियों की हद है। फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा अफसोस इस बात का होता है कि जो भी मतलब बातें रही हों, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि जैसे कोई भी लड़की हो, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे, बुरा मत मानिएगा कि क्यों बीच में ये सारी बातें कर रहे हैं। अब मैं लड़की हूँ तो इस तरह की बातें मेरे माइंड में आती रहती हैं। आप लोग भी अपने जो विचार हैं वो कमेंट में बोल सकते हैं। तो जैसे जो भी घटनाएं हैं
किसी भी तरह की कोई भी घटना हो, अगर लड़की के साथ कुछ भी होता है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, चाहे वो पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, कुछ भी हो, तो जो सोसाइटी है ना, भले ही उसके पेरेंट्स या उसके हस्बैंड ने ये बात ना कही हो कि लड़की के कैरेक्टर में कोई लोचा था, लेकिन पूरी सोसाइटी मिल करके इस बात को वहीं पे लाके जो है मतलब सही सिद्ध करने पे आ जाती है। जैसे उसके जो मतलब पापा हैं, जिसके द्वारा लड़की राधिका का जो है खून किया गया, जिसको मार दिया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी लड़के के साथ ये रील्स बनाती थी, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम थी, नहीं। उन्होंने तो बस ये कहा कि मैं चाहता था कि ये जो एकेडमी वगैरह चला रही वो बंद कर दे, क्योंकि लोग मुझे ताना मारते हैं कि बेटी की कमाई खाता है। तो ये बहुत घटिया सोच है सोसाइटी की, इसका तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता है। खुद की बच्ची अगर कुछ नहीं कर पा रही तो सामने वाली की कैसे कर ले रही है, ये अपने आप में एक दुख का कारण बना ही रहता है। और दूसरी बात कि उसके बाद आप देखिए सोशल मीडिया पे इतना घोर तरीके से लोग, अरे पापा ने सही किया, बाप ऐसा ही होना चाहिए, लड़की जो है लव जिहाद में जा रही थी वगैरह वगैरह करके इतनी कमेंटबाजी किए थे कि हद हो गई है। अगर लव जिहाद का ही मामला था तो जो लड़के का पापा था उसने लड़के को क्यों नहीं मार दिया, लेकिन नहीं, हद हो गई है। थोड़ा सा बहुत ही गंदा लगता है कि आप हर चीज़ को, जब भी लड़कियों के साथ कुछ होता है, क्यों उनके कैरेक्टर में ही उंगली करने लगते हैं। कैरेक्टर के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और चलिए फ़िलहाल के लिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो ये हो जाएगा अपना हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में आप देखिए कि जो लिंगानुपात है वो कम है, बाकी अन्य जगहों तो ठीक है। चलिए सबसे कम जो लिंगानुपात है ये आपको दिख गया, हरियाणा में है 879। अपने उत्तर प्रदेश का कितना है ज़रा बताइएगा। तो 43 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे पुरुष साक्षरता हो, ओवरऑल साक्षरता हो, सबसे फिसड्डी अपने यहाँ श्रावस्ती है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रावस्ती के बाद फिर जो कीर्तिमान है वो बलरामपुर ने मतलब कि स्थापित किया है, उसके बाद बहराइच, फिर रामपुर की छुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, ठीक है। यूपी, केरल, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और कितना है तो ये भी देख लीजिए कि 0 से 6 वर्ष की आयु का जो लिंगानुपात है ये 835 से 832 है, ठीक। चलिए और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आप देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि यूपी। और यूपी में भी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो अपने ये यहाँ पर प्रयागराज में। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जो ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 15,53,00,000 है, ठीक है। और सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है कहाँ पर मिलेगी, महाराष्ट्र में। अगला जो है कह रहे हैं कि अंडेशा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 55%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब 55 वहाँ रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 45% जो है वो गाँव में रहेंगे। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। हमने लगभग 46 क्वेश्चन देखे, क्योंकि 47 नंबर से हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग पॉलिटी को अगले वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमने आज 46 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है, और अगला क्वेश्चन आपको 100 तक का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा, कुछ आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन ऑल वाला है उसको ऑन करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ आपको डेली जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है, क्योंकि हम डेली क्लास की लिंक वहाँ पर सेंड कर देते हैं। डेली शाम को 6 बजे ये क्लासेस आपको मिल जाती हैं। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।